हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंतिमा वर्ष में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि आज हम बात करेंगे राजभाषा के बारे में। तो राजभाषा के बारे में बात करने से पहले हम एक बात ये भी बोलना चाहते हैं कि हिंदी हमारी जो इतने बड़े एक देश की भाषा है, वो इंडिया यानी कि हमारे भारत में बोली जाने वाली अगर बोली और भाषा की बात करें तो सबसे ज़्यादा भाग में अगर कोई भाषा बोली जाती है तो हिंदी है। और फिर भी इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा ना मिलके राजभाषा का दर्जा मिला, तो ये तो एक सोचने वाली बात है। तो आज हम बात करते हैं राजभाषा के बारे में। तो 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया तथा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 343 से 351 तक के वो राजभाषा के बारे में है, यानी कि हमारी हिंदी के बारे में है। हिंदी के विकास कैसे हो सके, उसकी प्रगति दिन प्रतिदिन कैसे हो सके, इसके बारे में कुछ नियम कुछ संविधान में बनाए गए, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी तक अगर संविधान में भाषाओं को मान्यता प्रदान है तो भाषाएं हैं 22। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें, अगर मान्यता प्रदान की गई थी तो सबसे पहले मात्र 14 भाषाओं को ही संविधान में स्थान दिया गया था। जो 14 भाषाएं थी वो थी असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं भारतीय संविधान में सर्वप्रथम स्वीकार की गई थी जब हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अब बात करते हैं आगे। संविधान में जब 21वां संशोधन हुआ 1969 ईस्वी में, तब जाकर के एक जो भाषा जोड़ी गई थी वो थी सिंधी, और सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई थी। उसके बाद बात आती है 71वें संशोधन की, जो सन 1992 में हुआ था। और इस संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो थी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। और इन तीनों के जोड़े जाने पर यह संख्या 18 हो गई थी। इसके बाद संशोधन तो होते रहते हैं, लेकिन जब 92वें संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ तो पुनः भाषाएं जोड़ी गई और इन भाषाओं ने जुड़ करके संख्या कर दी 22। तो ये भाषाएं कौन सी थी, बात करते हैं इन भाषाओं के बारे में। तो ये भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन भाषाओं के जुड़ जाने से भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, जो भारत में बोली जाने वाली बोलियां तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन मान्यता मात्र 22 भाषाओं को ही प्रदान की गई। अब इसके बाद बात करते हैं आगे। तो संविधान में हिंदी भाषा संबंधी कुछ उपबंध यानी नियम या अनुच्छेद बनाए गए। तो कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 343, जैसा मैंने पहले भी बताया था, 343 से 351 तक का जो अनुच्छेद है वो राजभाषा के बारे में है कि उसकी प्रगति कैसे हो। तो बात करते हैं अनुच्छेद 343 की। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 1965 तक यानी 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग। उसके बाद संसद विधि द्वारा अंग्रेजी अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए कर सकेंगे जो विधि के विनिर्दिष्ट किया जाए। इसमें बताया गया है, सब तो मैंने पढ़ के बता दिया, पर मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बोला गया था बहुत सारे भारत के ऐसे भाग हैं जहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती है। उन्होंने बताया
इस अनुच्छेद में उन लोगों को अगर हिंदी नहीं आती तो उनको 15 साल का टाइम दिया गया कि आप 15 साल में हिंदी पे जोर दीजिए, हिंदी बोलने की कोशिश कीजिए, हिंदी को आत्मसात करिए। और 15 साल का टाइम दिया गया, यानी 1965 सन भी दिया है, 1965 तक का समय उनको दिया गया। आप तब तक इंग्लिश में काम कर सकते हैं, अंग्रेजी में काम कर सकते हैं, लेकिन आप हिंदी पे जोर दीजिए। उसके बाद आपको हिंदी को अपनाना होगा। लेकिन उन लोगों ने अपनाया हिंदी को, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आप नहीं सीख पाते तो संसद ही डिसाइड करे, ही यह सोचेगी कि अंग्रेजी का प्रयोग आगे हो या ना हो। यह आदेश संसद का होगा। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 344 की। इसमें कहा गया हर 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति एक सभा का गठन करेगा जो यह निश्चित करेगा कि हिंदी में किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है ताकि हिंदी का शासकीय कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। मैंने बताया कि उसकी प्रगति के बारे में ही बात है। तो हाँ, यह राष्ट्रपति हर 5 साल में एक सभा का गठन करेगा और उसमें यह निश्चित किया जाएगा कि किस दिशा में हिंदी में सुधार किया जाए, जो भारत के जितने भी शासकीय कार्य हैं वो हिंदी में हो, ना कि अन्य किसी भाषा में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 345 की। इसमें कहा गया 2 राज्यों के बीच हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जाएगा जबकि अंग्रेजी विकल्प के रूप में होगी। अर्थात उन्होंने यह कहा अगर दोनों राज्य आपसी सहमति से या स्वीकार करते हैं कि वो आपस में पत्र व्यवहारों का जो भी है एक दूसरे के कामकाज में सहायता करने के लिए तो हिंदी का प्रयोग करेंगे। अगर उन लोगों को अस्वीकार्य होती है हिंदी, उन लोगों की समझ में नहीं आती है हिंदी, तो उनके पास विकल्प के रूप में अंग्रेजी रहेगी। अब इसके बाद बात होता है अनुच्छेद 346 की। संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य व केंद्र सरकार के बीच पत्र व्यवहार की भाषा रहेगी। करार द्वारा यह भाषा हिंदी भी हो सकती है। इसमें कहा गया कि एक राज्य दूसरे राज्य से अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करेगा और केंद्र सरकार के बीच में भी अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। यह भाषा हिंदी भी हो सकती है अगर दोनों राज्य आपस में यह सहमति स्थापित कर लेते हैं कि वो हिंदी में ही पत्र व्यवहार या कोई भी कामकाज जो उनका आपस का होगा वो करेंगे। और यह केंद्र सरकार पे भी यही नियम लागू होता है। अब इसके बाद बात करते हैं 347 की। किसी राज्य की जनसंख्या का बड़ा भाग यदि अपने द्वारा बोले जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता देने का आदेश उपलब्ध करा सकता है। जैसा कि अभी आगे भी हुआ, धीरे धीरे जब उसमें संशोधन होता गया, आपने देखा तो भाषाएं बढ़ती गई और 22 भाषाएं हो गई, जबकि पहले 14 भाषाएं थी। ये वही भाषा है, ये वही बोली है जो एक राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है। जैसे अवधी को ही ले लेते हैं, जो उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। अगर यहाँ की जनसंख्या चाहती है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली इस अवधि को एक भाषा का दर्जा दिया जाए और तो जनसंख्या के जोर देने पर राष्ट्रपति यह आदेश दे भी सकता है कि हाँ, ये वाली बोली या ये वाली भाषा संविधान में मान्य की जाएगी क्योंकि इस भाग की अत्यधिक जनसंख्या यह भाषा बोलती है। ऐसा अनुच्छेद 347 में कहा गया है। अब बात करते हैं 348 की। जब तक संसद विधि द्वारा उपलब्ध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। संसद के प्रत्येक सदन में जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा वह अंग्रेजी होगी। 348 में कहा गया कि यानी सदन है या उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इन सब की जितनी भी कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी में ही होगी जब तक संसद में यह पारित नहीं हो जाता कि किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया जाएगा, भले ही वो हिंदी की ही क्यों ना हो, तब तक अंग्रेजी का ही प्रयोग इन सभी जगह पर अनिवार्य रूप से होता रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 349 की। राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक
प्रस्तावित या संशोधित करना हो तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी। ऐसा राजभाषा के विधेयक में नहीं है। ऐसा अगर संविधान का कोई भी विधेयक में अगर संशोधन करना है तो उसकी अनुमति सर्वप्रथम राष्ट्रपति से ही लेनी होती है। लेकिन इसमें ऐसा कहा गया है, अगर राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक प्रस्तावित या संशोधित करना हो तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी। ऐसा 349 में कहा गया है अनुच्छेद। अब बात करते हैं 350 की। किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को राज्य की किसी भी भाषा में पत्र देने का अधिकार होगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं ज्ञान होता है, उनको अपनी ही मातृभाषा ही आती है, जो उन्होंने बचपन से अपने अंदर आत्मसात की होती है, जो उन्होंने अपनों से सीखी होती है, और उनको कुछ भी नहीं आता है। तो ये मुझे लगता है सबसे अच्छा अनुच्छेद है कि एक व्यक्ति जिसे कभी भी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी मातृभाषा में भी शिकायत पत्र देने का अधिकारी होगा। अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 351 की। तो सरकार के उन दायित्वों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के विकास में होगा। यानी सरकार क्या क्या दायित्व करती है, किन किन नियमों को लागू करती है जो हिंदी का विकास में सहायक होंगे, इसमें उन नियमों का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद आता है विधानमंडलों की भाषा। इसमें कहा गया है संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है, जिसमें कहा गया है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थित सदन का पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अगर इसमें कहा गया है संसद में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ना तो उसे हिंदी आती है ना तो अंग्रेजी आती है, जैसे हम साउथ इंडिया या फिर द्रविड़ भाषी लोगों को ही ले लेते हैं, तो अगर उन्हें ना हिंदी आती है और ना अंग्रेजी आती है तो किस भाषा में अपने संसद में संबोधित करेंगे, संसद में बोलेंगे? तो वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं अगर वहाँ का पीठासीन अधिकारी इस बात की इजाज़त देगा। ऐसा अब संसद की बात हो गई। अब बात करते हैं राज्य की। तो राज्य में भी तो ऐसी कोई नियम लागू होंगे ना। तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। उन्होंने कहा जिस राज्य की जो राजभाषा होगी उसमें हिंदी में, अगर हिंदी भी नहीं आती तो अंग्रेजी में किया जाएगा। लेकिन अगर उसे ना तो हिंदी आती है, ना उस राज्य की राज्य भाषा आती है और ना तो उसे अंग्रेजी आती है, तो उस स्थिति में अगर पीठासीन जो होता है वो किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति अगर देता है तो वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकेगा। अब इसके बाद बात करते हैं 1950 के बाद हिंदी में के लिए विकास के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए, उस क्या उसमें क्या हुआ। तो 1950 के बाद राष्ट्रपति जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने 1955 में बाल गंगाधर यानी वीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। सन था 1955। अध्यक्ष थे वीजी खेर या गंगाधर खेर। उसके बाद बात आती है राजभाषा संबंधी अधिनियम जो 1963 में लागू किया गया था, और जबकि इसी राजभाषा अधिनियम को सन 1967 में संशोधित किया गया था जिसमें 9 धाराएं थी। इसके बाद बात आती है राजभाषा संकल्प की जो सन 1968 में आया था। प्राधिकृत पाठ या केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 में और राजभाषा नियम सन 1976 में लागू हुआ जब, और इसमें कुल 12 नियम बनाए गए जो हैं। अब राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया,
जो निम्न प्रकार हैं। इसमें केंद्र सरकार ने जो भाषाओं के हिसाब से 3 क्षेत्र निर्धारित किए। उन्होंने बताया क वर्ग के क्षेत्र जो है ना, वो संसद से पत्र व्यवहार केवल हिंदी भाषा में ही कर सकेंगे, अन्य किसी भाषा में नहीं करेंगे। संसद उनसे हिंदी भाषा में ही पत्र व्यवहार स्वीकार्य करेगा। तो इन हिंदी भाषी क्षेत्रों में रखा उन्होंने उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, बिहार को, हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा और दिल्ली को। और क वर्ग के क्षेत्रों में उन्होंने बताया कि पत्र व्यवहार द्विभाषी नीति का पालन होगा। जिन द्विभाषी क्षेत्रों के अंतर्गत उन्होंने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार को रखा। जबकि ग वर्ग के क्षेत्रों के साथ उसने कहा हम केवल अंग्रेजी भाषा में ही पत्र व्यवहार करेंगे। ऐसा संसद ने जब नियम लागू किया तो इनके अंतर्गत उन्होंने क्षेत्र निर्धारित किए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्रों को उन्होंने ग वर्ग में स्थान दिया। अब ये रही हमारी आज की राजभाषा के बारे में जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।